Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Clad Classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, dear friends, today we're gonna start the next and another questions. तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस पढ़कर समझकर एंजॉय कर रहे हो या नहीं? क्या आपको लग रहा है कि हाँ सर बेड़ा पार है इस बार? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम विल स्टार्ट क्वेश्चन. प्रिंसिपल कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law. तो जब हम क्रिमिनल लॉ में एक चैप्टर पढ़ते हैं बेटा जनरल एक्सेप्शन, तो जनरल एक्सेप्शंस के बहुत सी चीजें हैं. जैसे क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, जैसे नेसेसिटी में कोई किया गया काम, पहले समझ लेते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे. जैसे उस काम को करने की जरूरत थी, गुड फेथ में किया गया काम, हमने अच्छे के लिए किया, माइनर का कोई एक्ट था, जैसे और ये वाला जो पॉइंट है without any criminal intention, without any criminal intention. तो ये पॉइंट है ना, इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं. तो इसी में ये पॉइंट है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन के ऐसा कोई काम कर दे जो नॉर्मली तो ऑफेंस माना जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा. ए टेक हिज सन बी हु इज 3 years ओल्ड फॉर अ बाथ टू द वेल. तो ए अपने बच्चे को कुएं पर ले गया नहलाने के लिए, जो बच्चा 3 साल का है. ही थ्रोज हिज सन इनसाइड द वेल सो दैट ही कुड हैव अ गुड बाथ. उसने कुएं में धकेल दिया, फेंक दिया. After 10 minutes, he also jumped into the well to take a bath and take his son out of the well. Both were rescued by the villagers, but his son was found dead. दोनों को गांव वालों को मिलकर बचाना पड़ा, लेकिन बच्चा जो है मर चुका. तो आपको क्या लगता है कि ए ने कल्पेबल होमिसाइड किया है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर? ए ने मर्डर किया अपने बच्चे का. ए हैज डन नो ऑफेंस एज ही कैन प्लेड द डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. एज फैमिली शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट टू लेट हिम टू टेक चाइल्ड टू द वेल. तो आपको क्या लगता है? तो सर देखिए, ए जो है वो अपने बच्चे को लेकर जा रहा है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो अनसाउंडनेस है, लेकिन अगर मैं यहां पर ए को अनसाउंड माइंड का पर्सन ट्रीट करूं तो सही ऑप्शन होगा सी, जैसा कि मुझे प्रिंसिपल कह रहा है. ठीक है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं. लेकिन अगर यहां ए अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होता तो फिर ये जाता कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में. चलिए, प्रिंसिपल है agreements the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. ऐसे agreements जिनका ना तो आप मीनिंग निकाल सकते हो और ना ही उनके मीनिंग को बाद में कोई फिक्स क्राइटेरिया से आप समझ सकते हो. समझ गए? तो ऐसे सारे के सारे अग्रीमेंट्स क्या होंगे? void होंगे. A horse was brought for a certain price, coupled with a promise to give 500 more if the horse proved lucky. तो यहां पर एक हॉर्स खरीदा गया एक फिक्स प्राइस पर, और घोड़े के मालिक से खरीदने वाले ने कहा, बायर ने कहा
कि अगर ये घोड़ा मेरे लिए लकी साबित हुआ तो मैं 500 रुपये और दे दूंगा तुम्हें। तो क्या ये वैलिड अग्रीमेंट है? क्या ये वॉइड अग्रीमेंट है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हाट लक, बैड और गुड लक, द हॉर्स हैड ब्रॉट टू द बायर। द एग्रीमेंट इज पार्शियली वैलिड एंड पार्शियली वॉइड, और या फिर तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सही ऑप्शन है सर बी, क्योंकि यहां पर इसने कहा हॉर्स प्रूव्ड लकी। अब दो तरीके के लक होते हैं भाई, गुड लक भी होता है, बैड लक भी होता है। तो आपका इंटेंशन क्या है हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप क्या चाहते हो? यूजुअली पर्सन लकी चाहते हैं कि भाई मेरे लिए गुड लक होना चाहिए। हो सकता है यहां पर इसके दिमाग में कुछ और चलो, तो सर्टेनिटी नहीं है ना, तो इसीलिए इस अग्रीमेंट को हम वॉइड बोलेंगे। क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल देखिए। mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud. चुप रहना, दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और मुझे कोई सीक्रेट पता है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसने मुझसे पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, मैं चुप हूं। और मैं इसीलिए चुप हूं कि अगर मैंने उसे बताया तो शायद कॉन्ट्रैक्ट में नेगोशिएशन हो जाएगा, शायद वो कॉन्ट्रैक्ट करे ही ना। तो ये काम जो है वो फ्रॉड नहीं है। अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्ड बीइंग हैड टू देम, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, और अनलेस हिज साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो नॉर्मल केस में तो फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर सिचुएशंस ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसी है कि आपको ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है कि आपको बात बता देनी चाहिए, तो फिर आपकी साइलेंस फ्रॉड मानी जाएगी। या फिर आपका चुप रहना आपके बोलने के बराबर है, तब भी ये फ्रॉड माना जाएगा। ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। ए ने एक घोड़ा नीलामी में बी को बेचा और जिसके बारे में ए को पता था कि यह घोड़ा पागल है, अनसाउंड है। A says nothing to B about the horse unsoundness. A ने B को कुछ भी नहीं बोला उस घोड़े के बारे में। A can be responsible for fraud. A can be liable for misrepresentation. A cannot be held liable because he did not say anything positive about the soundness of horse. समझ गए? मतलब उसने कुछ ऐसी बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं बोली कि घोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत शानदार घोड़ा है, आपके लिए बहुत काम आएगा, कुछ भी नहीं बोला। बी ने उससे नहीं पूछा घोड़े के बारे में तो उसने भी नहीं बताया, तो ये चीज फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगी। प्रिंसिपल है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज ड्यूली सपोर्टेड बाय द रियल एंड लॉफुल कंसिडरेशन is valid, notwithstanding the fact that the consideration is inadequate. कह रहा है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कंसिडरेशन वैलिड है और लॉफुल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंसिडरेशन कम है या ज्यादा है, इनएडिकेसी का कोई रेलेवेंस नहीं है। द क्वांटम ऑफ कंसिडरेशन इज फॉर द पार्टीज टू डिसाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट and not for the courts to decide when the contract is sought to be enforced. तो क्वांटम ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्वांटम ऑफ कंसिडरेशन है कि अमाउंट कितना होना चाहिए, ये घर की रियल मार्केट वैल्यू क्या है, ये पार्टीज के ऊपर छोड़ रखा है। आपकी मर्जी है जितने में खरीदो, मर्जी है जितने में बेचो। कोर्ट का ये काम नहीं कि आपकी प्राइस डिसाइड करेंगे। एन अग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन, तो वो चीज वॉइड नहीं मानी जाएगी। merely because the consideration is inadequate, but the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of promisers was freely given or not. तो पहली बात कह रहा है पूरा मैटर जो है वो कंसिडरेशन के ऊपर है
कह रहा है अगर कंसिडरेशन लॉफुल है प्लस रियल है तो हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो इनएडिकेट है या नहीं है, ये पार्टीज के ऊपर है। तो क्वांटम किसके ऊपर छोड़ रखा है? क्वांटम छोड़ रखा है पार्टीज के ऊपर कि आप डिसाइड करो, कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कंसिडरेशन की एडिकेसी एक जगह पर जरूर कोर्ट चेक करेगा, वो चेक करेगा फ्री कंसेंट ऑफ प्रोमिसर। क्या भाई ये मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की 80 लाख है, तू 8 लाख में क्यों बेच रहा है? कि सर बस बेच रहा हूं। कि क्यों बेच क्यों रहा है? कि इसने मेरे बच्चे को किडनैप कर रखा है। समझ रहे हो? तो यहां फ्री कंसेंट नहीं है, भले ही वो 80 लाख की अपनी बिल्डिंग 8 लाख में बेच रहा है, लेकिन दबाव में आकर बेच रहा है। समझ रहे हो पॉइंट को? तो अब पहले क्वेश्चन तो पढ़ ले। क्वेश्चन है A agreed to sell his mobile phone worth rupees 20,000 for 100 only to B. A's consent is freely given. A का फोन 20,000 का और वो B को 100 रुपए में बेचने को तैयार है और A ने एकदम बिंदास फ्री कंसेंट दी है। Which of the correct? Contract between A and B? No contract because consideration is not adequate. ये तो हो ही नहीं सकता। No contract A and B because the mobile phone worth 20,000. Cannot be sold for just 100. None of the above. तो आपको क्या लगता है इसका सही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब मेरे यारों, मेरे दोस्तों, एकदम परफेक्ट। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, मतलब लॉ इसमें कोई पंचायती नहीं करेगा अगर आपकी कंसेंट फ्री है तो। प्रिंसिपल है द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है अग्रीमेंट का वो अनलॉफुल माना जाएगा अगर आपका कोई काम ऐसा है जो कानून ने मना कर रखा है। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। और जो भी कंसिडरेशन या फिर कोई ऑब्जेक्ट उस एग्रीमेंट का अनलॉफुल है वो सीधा वॉइड है। एक्स प्रॉमिस टू पे वाई 50,000 इफ ही, मतलब वाई कमिट अ क्राइम। एक्स ने कहा वाई को कि मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा अगर तू ये क्राइम कर ले। एक्स फर्दर प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट एनी लायबिलिटी अराइजिंग देयरफॉर एग्री टू एक्ट एज पर द एक्स प्रॉमिट। तो उसने इंडेमनीफाई भी दिया, गारंटी भी दी है कि अगर तुझे कुछ भी हो गया ना तो मेरी जिम्मेदारी है, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे जेल से छुड़वा लूंगा वगैरह वगैरह। वाई अग्री हो गया, एक्स के कहे अनुसार काम करने के लिए वाई अग्री हो चुका है। अब देखना, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। ऑब्जेक्ट क्या था? इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, सब खेल खत्म। अग्रीमेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो अग्रीमेंट। देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो सही आंसर होगा सी, इसमें आपकी कोर्ट ऑफ लॉ मदद नहीं करेगा। अब कई बच्चे वॉइडेबल चूज करके आ जाएंगे जो गलत होता है। वॉइडेबल कब होता है वो भी सुन लो। voidable contract if consent of parties influenced by, ठीक है। 4 केस ऐसे हैं जिसमें वो पर्टिकुलर अग्रीमेंट वॉइडेबल होगा। अच्छा, वॉइडेबल का मतलब क्या? On the decision of aggrieved party। तो जिसका नुकसान हुआ है ना, क्योंकि उसने फ्री कंसेंट नहीं दी, बेचारे का नुकसान हो रहा है, तो जिसका नुकसान हो रहा है उसकी मर्जी पर यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। मतलब अब देखो वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। नंबर 1, अनड्यू इन्फ्लुएंस। नंबर 2, कोअर्जन। नंबर 3, फ्रॉड। नंबर 4, मिसरिप्रेजेंटेशन। अब कई बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज हैं कि सर एक और होता है, वो होता है मिस्टेक।
मिस्टेक का मतलब होता है नो कंसेस एड आइडम, मतलब हमारे दिमाग की मीटिंग हुई ही नहीं। तो जब दिमाग की मीटिंग ही नहीं हुई तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, तो ये तो सीधा हो जाएगा वॉइड। लेकिन ये 4 केस ऐसे हैं जिसमें वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिस बेचारे का नुकसान हुआ है वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, चाहे तो इसको खत्म कर दे। तो ये जो है वो नॉट एनफोर्स बाय द लॉ है, कानून इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट इज अनलॉफुल if the court regard it as opposed to the public policy, every agreement of which object or consideration is unlawful is void। कह रहा है आपका जो अग्रीमेंट है उसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा अगर कोर्ट को लगता है कि ये अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, और जब वो चीज अनलॉफुल है तो वो वॉइड मानी जाएगी। X promised to obtain for Y an employment in the public service and Y promised to pay 5 lakh rupees to X। X ने कहा कि मैं तुझे सरकारी जॉब लगवा दूंगा अगर तू 5 लाख देता है। तो रिश्वत हो गई क्लियरली, समझ रहे हो पॉइंट को? ऑब्जेक्ट इलीगल हो गया, मामला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए आपका। देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, नो वॉइडेबल, क्योंकि ये सीधा इलीगल है। अग्रीमेंट, नो अग्रीमेंट। there is an agreement between X and Y which cannot be enforced by the court of law। यहां पर लिखा होता कैन बी एनफोर्स, इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं हुआ। इलीगल काम है, वॉइड काम है, सीधा 0। 2 or more persons are said to consent if they agree upon the same thing in the same sense। इसको बोलते हैं कंसेंसस एड आइडम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स। मैं भी वही सोच रहा हूं जो आप सोच रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो चीज कंसेंट मानी जाएगी। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, और वो कंसेंट जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। When it is not caused by coercion, ना तो उसमें धमकी होनी चाहिए और ना ही अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि एक पार्टी दोनों में से इस पोजीशन में है कि उसकी बात सुनी जाए, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता, वकील और उसके क्लाइंट का रिश्ता, एम्प्लॉयर और उसके एम्प्लॉय का रिश्ता। यहां नौकर को सुनना पड़ेगा, जी हाँ माए बाप, जी हाँ मालिक, सही कह रहे हो आप, मैं जहां कहोगे वहां कर दूंगा। फिर है फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये 5 चीजें ऐसी है जिसमें कंसेंट जो है वो फ्री नहीं मानी जाती, लेकिन उसमें से 4 चीजों में लॉ ने कहा है कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं वॉइडेबल का। आपकी मर्जी आए तो कंटिन्यू करें, नहीं समझ में आए तो कंटिन्यू मत करो। मिस्टेक के केस में सीधा वर्ड, व्हेन कंसेंट टू अग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, द अग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। रिसाइंडेबल और टर्मिनेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है या तो उसको खत्म करो और या उसको कंटिन्यू करो, आपकी मर्जी है। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉज्ड, उसका ऑप्शन होगा जो अग्रीव्ड पार्टी है जिसका बेचारे का नुकसान हो रहा है। However, when the consent to agreement is caused by mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void। अगर हमने उस मैटर को ही मिस्टेकनली समझ लिया, गलत समझ लिया, तो दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड तो वही नहीं जो अग्रीमेंट का बेसिक एलिमेंट है, तो वहीं पर मामला खत्म हो जाएगा, तो सीधा वॉइड। X threatened to gun down Y if Y does not sell his property worth rupees 20 lakh for 1 lakh only। As a consequence, Y agreed to sell it as a demanded by X। X ने धमकी दी गन पॉइंट पर Y को कि तेरी जो प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की है वो मुझे अभी के अभी सिर्फ 1 लाख में बेचेगा, वरना तुझे मार दूंगा। Y इस बात पर अग्री हो गया, जान का खतरा है ना। अब आपको यह बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन X एंड Y, agreement between X and Y which can be enforced by the court of law, agreement between X and Y which cannot be enforced by the court of law, contract between X and Y which voidable at the option of Y। तो अभी तो समझाया था, कोर्शन किया ना, धमकी दी है। कोर्शन मतलब धमकाना, डराना, तो डरा धमका कर उसकी कंसेंट लिया आपने, तो ऐसे केस में उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को सही मानेगा, कंटिन्यू करेगा, चाहे वो खत्म करेगा। कौन? वाई। क्वेश्चन है,
एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज आर वॉइड, किसी की शादी रोकने का एग्रीमेंट वॉइड है शुरू से। एक्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ वाई वेयर अंडर ही अग्री नॉट टू मैरी, ये मैनी नहीं है, नॉट टू मैरी है, नॉट टू मैरी एनीबडी एल्स other than a person whose name start with the letter and promise to pay 1 lakh to Y if he break this agreement। अब इसमें कुछ भी मान लो यार, whose name start with the letter S, ठीक है, लिखना भूल गया है। तो ये कह रहा है X और Y के बीच में अग्रीमेंट हुआ, he agree not to marry anybody else other than a person whose name start with the letter S। तो X और Y का अग्रीमेंट क्या कहता है कि X शादी ही नहीं करेगा सिर्फ उस लड़की के साथ में या उस लड़के के साथ में जिसका नाम का पहला अक्षर S होना चाहिए। और अगर उसने ऐसा तोड़ा यह अग्रीमेंट, 1 लाख रुपए टू Y को देगा। There is a contract between X and Y, agreement between X and Y which can be enforced by the court of law, agreement between X and Y which cannot be enforced by the court of law, voidable contract between X and Y। तो ऊपर देखो क्या लिखा है, मैरिज के केस में रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज सीधा क्या है, void है, तो ये हो जाएगा which cannot be enforced by the court of law। लॉ इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा। क्वेश्चन देखिए, विकेरियस लायबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, करे कोई भरे कोई, मतलब गलती किसी की लेकिन हम जुर्माना किसी और से ले रहे हैं। इज द लायबिलिटी ऑफ द मास्टर और प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट और एजेंट प्रोवाइडेड द टॉर्ट इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। The master or principal is not liable for a private wrong of the servant or agent। Vicarious liability में कहता है मास्टर और सर्वेंट मास्टर और प्रिंसिपल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने सर्वेंट, अपने नौकर के द्वारा किए गए काम के लिए। एक एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होगा अपने एम्प्लॉय की गलतियों के लिए, लेकिन वो सारे काम इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए। जिस पर्टिकुलर काम के लिए उनको रखा गया है उस काम को करते हुए कोई नुकसान हो गया किसी का तो मास्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन प्राइवेट रॉन्ग्स जो है, उनके खुद के पर्सनल व्यूज से कोई गलती हुई है, वो अपनी अथॉरिटी से बाहर निकलकर सर्वेंट कोई काम कर रहा है तो उसके लिए मास्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। X hand over some cash money at his house to Y, who is his neighbor and is also a cashier in a bank, to be deposited in A's account in the bank। Instead of depositing the money, Y misappropriated। ध्यान से समझ लेना, X और Y जो है वो दोनों नेबर हैं, ठीक है, दोनों के दोनों क्या, देखो यहां लिखा है ना, नेबर हैं, दोनों के दोनों नेबर है, ठीक है। एक्स ने इसको कुछ पैसा दिया और बोला ए के अकाउंट में जमा करा देना। वाई कौन है, वाई बैंक का कैशियर भी है। अब वाई बैंक के पास गया ही नहीं और खुद ही पैसे गायब कर लिए बीच में से। तो जब ये खुद ही बीच में से पैसे गायब करेगा तो सवाल ये है कि बैंक कौन है, मास्टर, और उसका सर्वेंट कौन है, वाई, जो वहां पर काम करता है। तो क्या बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा? द बैंक वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वाई डिड नॉट डू एनी रॉन्ग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या आपने बैंक के अंदर जाकर वाई को पैसे दिए थे? नहीं ना, आपने तो अपने पड़ोसी को समझकर पैसे दिए थे ना। तो ऐसे केस में बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वाई खुद रिस्पॉन्सिबल होगा अपने फ्रॉड के लिए, अपने चीटिंग के लिए। क्लियर? फिर है देखिए, when two or more than two person agree to do or cause to be done an illegal act, an act which is not illegal by illegal means, through such an agreement such person are said to have been engaged in a criminal conspiracy to commit an offense। It is said that no consummation of the crime need be achieved or even attempted। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई इलीगल काम करते हैं या फिर
ऐसा काम जो इलीगल नहीं है लेकिन उसको इलीगल तरीके से करने की प्लानिंग करते हैं तो उसको क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी कहते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी जो है वो आईपीसी के सेक्शन में सिर्फ षड्यंत्र रचना, ये भी गुनाह है, भले ही आपसे रियल गुनाह हुआ ही ना हो। समझ रहे हो? तो उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी बोलेंगे और उसको ऑफेंस बोलेंगे। यहां पर ये जरूरी नहीं है, इट इज सेड दैट नो कंज्यूमेशन ऑफ द क्राइम नीड टू बी अचीव्ड, मतलब उस क्राइम का रियलिटी में होना जरूरी नहीं है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं भी कर पाए तब भी हम तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी में ही ट्रीट करेंगे। एक्स, वाई और जेड प्लानिंग टू किल डी, तीनों ने मिलकर प्लानिंग की है। They agree that only one among them, that is Z, will execute the plan. उन्होंने एग्जीक्यूशन किसके नाम पर कर दिया कि सिर्फ Z डायरेक्ट मारेगा, X, Y, Z तीनों की प्लानिंग है लेकिन मारने का काम किसका दिया? Z का। In pursuance of it, Z buys a gun and load it. Z ने गन खरीदी और लोड भी की है उसको मारने की फुल प्लानिंग में, अभी मारा नहीं है। Only Z can be charged with criminal conspiracy to kill D. All of them, X, Y और Z can be charged with the criminal conspiracy of kill D. यहां पर सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के चार्ज लगेंगे, मर्डर के चार्जेस नहीं, क्योंकि अभी तक मारा नहीं है। समझ गए? क्वेश्चन है रॉन्गफुल गेन। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, रॉन्गफुल का मतलब होता है किसी को, आपको फायदा हुआ लेकिन वो फायदा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने किसी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया, तो ये गेन जो है वो रॉन्गफुल है। रॉन्गफुल गेन इज ए गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल, मतलब आपने उस प्रॉपर्टी से पैसा कमाया है जो आपका हक नहीं था कानूनी रूप से। Wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it legally entitled. और wrongful loss का मतलब वो लॉस है जिस पर्टिकुलर पर्सन को आपने प्रॉपर्टी हड़पी है या किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया है जबकि उसको नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए था कानूनी रूप से। X take away Y's watch out of Y's possession without Y's consent and with intention to keeping it. X जो है वो Y की घड़ी ले गया बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी कंसेंट के, और उसका इरादा क्या है? बड़ा नेक है, अपने पास रखेगा। अच्छा भाई, दादागिरी। X cause wrongful gain to Y, Y cause wrongful gain to X, X cause wrongful loss to Y। तो X ने क्या किया है? wrongful loss दिया है किसको? Y को। समझे? क्वेश्चन देखिए, nothing is an offense by reason that it caused or that it intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। कह रहा कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं होगा सिर्फ इस रीजन से कि आपने वो काम किया है, जानबूझकर किया है या इंटेंडेड टू कॉज करने वाले थे, और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज, या फिर इसके बारे में आपको पता था कि सामने वाले को चोट लग सकती है, हार्म हो सकता है, लेकिन वो हार्म इतना मुलायम था, इतना स्लाइट था कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है उस हार्म की कंप्लेन भी नहीं करता है कि छोड़ो यार ये तो बच्चों वाली बात है। एक्स टेक अ प्लेन शीट ऑफ पेपर, उसने एक पेपर उठाया फ्रॉम वाइज ड्रॉवर, किसके ड्रॉवर से? वाई के ड्रॉवर से, विदाउट वाइज कंसेंट टू राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, बिना वाई की कंसेंट के। और एक्स क्या सोचकर वो पेपर उठाया है कि मैं इसमें लेटर लिखकर मेरे फ्रेंड को भेजूंगा। ध्यान से समझना, अब इस पॉइंट को अच्छे से समझना। क्या आप इस चीज की कंप्लेंट करने के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, बस यही तो गेम था। एक्स हैज कमिटेड एन ऑफेंस, X has committed no offense in the above context, कि सर जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग X ने कोई गुनाह नहीं किया है। क्वेश्चन देखिए, when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity, of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person,
every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. पहले इनको समझो, ये कह रहा है नो ऑफेंस। पहली लाइन में ही क्या है कि जो भी आगे बोलने वाला हूं वो ऑफेंस है ही नहीं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है वांट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब हो गया माइनर के द्वारा किया गया काम ऑफेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि उसमें समझ नहीं है। दूसरा है अनसाउंड माइंड का अगर पर्सन है उसके द्वारा किया गया काम भी क्राइम नहीं है। तीसरा पर्सन है इंटॉक्सिकेटेड है, इंटॉक्सिकेशन की हालत में, नशे की हालत में उसने काम किया है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वो नशा जो है वो उसने खुद ने अपनी मर्जी से नहीं किया हुआ होना चाहिए। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब मिसकंसेप्शन, मतलब आपने गलत धारणा बना ली है। किसी सर्कमस्टांसेस, किसी सिचुएशन को देखकर आप बह गए, भावनाओं में बह गए, आपने उसको सही से अंडरस्टूड नहीं किया। लेकिन अगर ये चारों लोग या चारों में से कोई भी आपके ऊपर अटैक कर रहा है, बेचारा कोई बच्चा है, मासूम बच्चा है, या कोई पागल आदमी आपके ऊपर मारने की कोशिश कर रहा है, या कोई नशे की हालत में आपके ऊपर चाकू घोंपने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास भी प्राइवेट डिफेंस है, तो इनके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस यूज होगा। X under the influence of madness attempt to kill Y. X पागलपन के दौरे में है और वो कोशिश क्या कर रहा है? किसको मारने की? Y को मारने की। तो चलिए एक गेम थोड़ा सा हो जाए। सारे क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट मैंने काफी करवा दिए हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरा फ्रेंड है जो 1 मिनट के अंदर अंदर इसका जवाब आसानी से दे पाए। बताइए कौन है वो खूंखार? पॉइंट को बड़े सोच समझकर कंसीडर करना मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से समझना। यहां पर एक आदमी पागल है और वो किसी नॉर्मल आदमी पर अटैक कर रहा है। अब देखो, पागल आदमी के द्वारा किया गया काम वैसे भी क्राइम नहीं है, ऑफेंस नहीं है, ऊपर हमने पढ़ लिया। सवाल यह है कि अगर आप वकील हो या बनना चाहते हो तो आप किसकी रक्षा करोगे, किसको प्रोटेक्ट करोगे, किसको बचाओगे? बताओ मेरे वीर जवानों। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सर ये कह रहा है वाई हैज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्स। बिल्कुल सही कह रहा हूं सर, हम इसी को बचाएंगे ना जिसकी जान को ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये तो बच गया, एक्स तो यहीं पर बच गया, हमें इसकी रक्षा करनी है सर, क्योंकि इसके बचने के चांसेस कम है। तो हम बता रहे हैं कि नहीं भाई तू टेंशन मत ले, तेरे पास भी प्राइवेट डिफेंस का राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर अ पर्सन फ्रॉडुलेंटली or erroneously represent that he is authorized to transfer certain immovable property and profess to transfer such property for consideration, such transfer shall at the option of transferee operate on any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists. कह रहा अगर कोई पर्सन जानबूझकर धोखा देने की नीयत से अपने आप को ऑथोराइज पर्सन रिप्रेजेंट करते हुए किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफरी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो उस पूरे ट्रांजैक्शन को अपने हिसाब से ट्रीट करे, जैसे कि एक रियल ट्रांसफरर ट्रीट कर सकता था। एक रियल ओनर उस प्रॉपर्टी को जैसे बेच सकता था, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा मान सकता है। A Hindu who has separated from his father. B एक पर्सन है, यहां पर हिंदू लॉ के लिए इसलिए लिखा हिंदू है ना, जो अपने पापा से अलग हो गया। सेल टू सी 3 फील्ड्स, 3 खेत जो है बी ने किसको बेच दिया? सी को।
x नंबर, y नंबर और z नंबर का खेत, रिप्रेजेंटिंग दैट a इज ऑथोराइज टू ट्रांसफर द सेम, और ये अपने आप को बता रहा है कि मैं ये सारे खेत मेरे ही हैं, मैं ट्रांसफर कर सकता हूं ऑफ दिस फील्ड. z डज नॉट बिलोंग टू a, it having been retained by b on the partition, but on b's dying a is a successor obtains z. तो कह रहा देखो a और b दो लोग हैं, ये है बेटा और ये है पिताजी, है ना. अब यहां पर इसने 3 खेत बेचे हैं, x, y और z. किसको बेचे हैं? c को. जबकि रियलिटी ये है z जो है वो अभी भी b के नाम पर है, और b के मरने के पश्चात यहां क्या लिखा है? बट ऑन बीज डाइंग एज सक्सेसर ऑब्टेन z. तो b के मरने के बाद ये z नाम का खेत भी a के पास ही आता. एंड दैट द टाइम c हैड नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और उस टाइम सी ने ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैंसिल करना उचित नहीं समझा कि मुझे तीनों खेत मिल रहे हैं, मुझे तीनों खेतों की जरूरत है. तो यहां पर आप बताइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, पूरा 1 मिनट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें तो मैं समझा ही चुका हूं. तो बताइए कि क्या होना चाहिए. मतलब एक पिताजी का खेत है लेकिन किसी और को मैं बेच रहा हूं, और उनके मरने के बाद वो मुझे ही मिलेगा खेत, मतलब मिल चुका है. बट ऑन बीज डाइंग ए एज अ सक्सेसर ऑब्टेन्स जेड. समझ गए? मतलब बी के मरने के पश्चात जेड अब जो है वो उसके पास आ गया है. अब सवाल ये है कि जब मैंने बेचा था तब तो वो मेरा था नहीं, और अब वो मेरा है जब ट्रांसफर करने की बारी आई है. तो यहां पर क्या ए जेड को बेचने से मना कर सकता है? क्या ए को जेड नाम का खेत सी को देना ही पड़ेगा? उसकी मजबूरी बन चुकी है अब. तो यहां पर एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफर, मतलब सी के पास अधिकार होगा कि वो कंपाइल्ड कर सके कि मुझे तो चाहिए, तो ए इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर जेड टू सी. ए की मजबूरी हो गई है कि अब उसको सी को जेड नाम का खेत भी बेचना ही पड़ेगा. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी सवाल. अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, a property must be transferred by one living person to another living person. The act deals only with the transfer of property between living person, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 13. इसका मतलब है अगर ट्रीपी एक्ट की बात करें तो एक जिंदा आदमी से प्रॉपर्टी दूसरे जिंदा आदमी तक पहुंच सकती है, लेकिन अगर अनबॉर्न चाइल्ड है जो मां के पेट में है, उसको अभी तक साइंस जिंदा नहीं मानती, लॉ भी जिंदा नहीं मानता, तो क्या उस अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर की जा सकती है प्रॉपर्टी या नहीं, यह देखना है हमें. X want to transfer his property to the presiding deity in a temple situated within the estate of A. X जो है वो ट्रांसफर करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को टू द प्रिसाइडिंग डिटी, देवी मां को, इन अ टेम्पल, जो मंदिर में, सिचुएटेड विद इन द एस्टेट ऑफ ए, जो ए नाम की जगह पर है, सॉरी ए नाम की ए की प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है. तो क्या डिटीज को, देवी देवताओं को आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं, बताइए. लॉ के अकॉर्डिंग चलना, इमोशन में नहीं बहना है. क्लियर? क्या एक्स ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है या वो करना चाहता है, क्या वो आपकी नजरों में वैलिड है या वो इनवैलिड है एज पर द प्रिंसिपल? क्या उस मंदिर में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना वैलिड माना जाएगा अगर वो ए को ट्रांसफर कर दे? मतलब ए नाम का जो व्यक्ति है ना, उसके एस्टेट में, उसकी जगह में, उसकी प्रॉपर्टी में वो मंदिर बना हुआ. तो आपको क्या लगता है, क्या वो ट्रांसफर माना जाएगा या नहीं? तो देखिए सर,
जब आपने प्रिंसिपल बताया और हमने डिटेल से प्रिंसिपल को स्टडी किया, तो यहां पर क्लियरली मेंशन है कि जिंदा पर्सन से जिंदा पर्सन ट्रांसफर होगा। तो इसका तो जवाब हो गया सर सीधा सीधा बी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्स विल बी इनवैलिड। बात खत्म हो जाएगी यहीं पर। लेकिन अब इसका एक और पहलू है सेक्शन 13 ऑफ टीपी एक्ट, जो इसके ऊपर एक और रोशनी डालता है। मैं बात करता हूं अनबॉर्न चाइल्ड की, जो मां के गर्भ में है, मां के पेट में है। अगर उसको ट्रांसफर करनी है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी करो पहले मां के नाम पर, और उस विल में लिख दो, उस पर्टिकुलर कंडीशन में डाल दो कि जिस दिन ये बच्चा दुनिया में पहली सांस लेगा, प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी, तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन एमएससीटी पैटर्न। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या।